हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड फिजिक्स का चैप्टर 1 क्लास 11 का। ओके, सो अब तक के हमने अबाउट व्हाट इज फिजिक्स पढ़ा, स्कोप ऑफ फिजिक्स पढ़ा, देन फाइनली हमने लास्ट लेक्चर में अबाउट फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी उसके बारे में डिस्कशन किया था। नाउ अब हम आ जाते हैं इसके एंडिंग पार्ट पर, जो इस चैप्टर का एंडिंग है, या फिर यूँ कहे हम जो पढ़ने वाले हैं आने वाले फिजिक्स में उसकी स्टार्टिंग, दोनों एक साथ ही है इसमें। तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। ओके, तो फोर्स, यू नो व्हाट इज फोर्स। आप लोग 8th क्लास में आपने सबसे पहली बार फोर्स पढ़ा था आई थिंक, तो बहुत से लोगों को फोर्स पता होगा क्या होता है। अगर हम फोर्स को डिफाइन करना चाहे तो व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज फोर्स, सिंपल वर्ड्स में हम बोलते हैं अ पुश और पुल टू एन ऑब्जेक्ट। अ पुश और पुल, अ पुश और पुल is called as force। मतलब पुश मतलब धक्का देना, या तो किसी ऑब्जेक्ट किसी चीज को धक्का देंगे तो उसको हम फोर्स बोलेंगे, या किसी चीज को अपने पास खींचना, दैट इज पुल। तो अ पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, ये तो हमें पता है। लेकिन ये फोर्स मतलब ये बच्चों वाली डेफिनेशन है एक्चुअल में। अगर आप 9th की डेफिनेशन या थोड़े हायर लेवल की डेफिनेशन बात करो तो आपने वहाँ पर पढ़ा था इनर्शिया के बारे में पढ़ा था, या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था सबसे पहले। चलो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो वहाँ पे फोर्स का मतलब क्या बताया था, क्या स्टेटमेंट था, ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट इट्स कंडीशन ऑफ स्टेशनरी और इट्स यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज एक्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। मतलब जब तक एक कोई ऑब्जेक्ट अपने ही स्टेट में या तो वो स्टेशनरी रहेगा या तो फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक इसके ऊपर कोई बाहर से एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा तब तक। तो फोर्स का मतलब क्या हुआ, फोर्स इज समथिंग विच चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है। देखो स्टेशनरी को वो मूविंग कर सकता है, मूविंग को स्टेशनरी कर सकता है, बात समझ में आ रही। लेकिन तो इसलिए बेसिक डेफिनेशन तो यही रहेगी, अप पुश और पुल। लेकिन आपको इसके बाद याद रखना पड़ेगा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि इफेक्ट क्या होते हैं इस फोर्स के। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ये भी आप पढ़ चुके हो, शायद याद हो आप लोगों को। तो इसका सीक्वेंस मतलब मैंने इसे कैसे याद किया है, कोई भी आप स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट ले लो या फिर फुटबॉल ले लो। अब मोस्टली ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद होता है, तो मैं क्रिकेट के एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जब क्रिकेट का मैच स्टार्ट होता है तो मैच स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, मतलब टॉस होने के बाद सब फील्डर लग गए, बैट्समैन अपने पोजीशन पर है, तो सबसे पहले क्या होता है, बॉलर जो रहता है, बॉलर अपना वो बॉल लेता है और थ्रो करता है। तो पहले कंडीशन में क्या होता है, बॉल स्टेशनरी होता है। बॉल क्या होता है, स्टेशनरी। उसको बॉलर क्या करता है, थ्रो करता है, मतलब फोर्स अप्लाई करता है। क्या करता है, फेंकता है, मतलब पुश करता है उसको। तो इट इज थ्रोइंग मीन्स पुशिंग दैट बॉल, दैट मीन्स जो स्टेशनरी बॉल था उसको वो मोशन में लाता है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। ये बात समझ में आ रही है। ओके, नाउ सेकेंड, अब ये जो बॉल रहता है वो ज़्यादा किसके पास में है, बैट्समैन के पास में। तो बैट्समैन क्या चाहता है, ट्राई करता है, क्या ट्राई करता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो ट्राई करता है कि वो बॉल को मतलब विकेट पे नहीं जाना देना चाहता है। मतलब एक तो उसको रोकना चाहता है, या तो उसको रोक सकता है, प्लेट करके से रोक देता है उसको, है ना, प्लेट ही बोलते हैं उसको शायद, आई थिंक प्लेट करके रोक देता है बॉल को, मतलब विकेट पे नहीं जाने देता किसी तरीके से। या ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से हम बोलते हैं कि या वो कोई शॉट मारना चाहता है, 4 या 6 मारना चाहता है, तो चेंज द डायरेक्शन। इट मीन्स फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, can change the direction of moving object। क्या बात समझ में आ रही है यहाँ तक के, कि पहला बताया कि फोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में कर देता है, मतलब मोशन में ला सकता है। दूसरा कहा कि मूविंग ऑब्जेक्ट को बैट्समैन ने हिट कर दिया 6 की तरफ, तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। बात क्लियर है। एंड थर्ड में अगर बोलेंगे तो जो फील्डर्स होते हैं वो क्या बस देखते रहेंगे, हाँ चल मार शॉट मार, वाह वेरी गुड। क्या ऐसे करेंगे, नहीं, वो बॉल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो बॉल को रोक रहे हैं, मतलब क्या करे, दे आर अप्लाइंग सम फोर्स, भाग रहे हैं, उसके बाद फोर्स अप्लाई करके बॉल को रोकते हैं, कि ऐसे हाथ कर दिया बॉल आ जाता है हाथ में। है कोई जादूगर, शक्तिमान है आपके पास, कोई हाथ कर दिया ऐसे तो आ जाता है ना शक्तिमान के पास में, मशीन कुछ भी आ जाता है। तो है कोई शक्तिमान यहाँ पर, है क्या,
नहीं है। शक्तिमान, शक्ति वुमेन है क्या? नहीं है। ओके, तो शक्तिमान भी नहीं है, शक्ति वुमेन भी नहीं है यहाँ पर कोई। तो ठीक है, तो थर्ड क्या पॉइंट, क्या फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमको? थर्ड क्या होगा? कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रोक सकता है। ये 3 पॉइंट बेसिक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम और भी इसमें ऐड कर सकते हैं एक्चुअली, जैसे बैट्समैन, मतलब अब चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं धोनी का, हेलीकॉप्टर शॉट उसका बहुत बड़ा फेमस है ना। तो पूरा हाथ घुमा के वो शॉट मारता था, तो वो जो बॉल की स्पीड, जिस स्पीड से बॉलर ने बॉल डाली होगी, क्या उसी स्पीड से बॉल सामने जाता है? नहीं, डबल स्पीड से जाता है, स्पीड बढ़ जाती है ना बॉल की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि फोर्स कैन, मतलब कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं। ये सब जो भी हम बातें कर रहे हैं, ये सब हम जो बातें कर रहे हैं, जितने भी मैंने 4 पॉइंट्स लिखे, तो वो जो बॉल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? आई थिंक लेदर बॉल, शायद हमको बोलते हैं, उसको हम सीजन बॉल बोलते हैं या लेदर बॉल बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो वो लेदर बॉल ऐसे टूटता नहीं है ना, टूटता नहीं है। बट अगर मैंने वही बॉल की जगह, जो हमारे घर में मम्मी बेसन के लड्डू बनाती है, वो लड्डू लेकर अगर मैंने बॉल फेंका होता तो क्या होता उस बॉल का? जरा बताओ मुझे। बॉलर ने अगर उस बॉल को, लड्डू को लेके ऐसे इतने स्पीड से फेंका होता तो क्या होता? वो लड्डू तो पूरा बिखर ही जाता ना, पूरा बिखर ही जाता। तो दैट मीन्स कि ये सब जो हमने बात की, ये सब रिजिड ऑब्जेक्ट के बारे में बात की कि इफ द ऑब्जेक्ट इज रिजिड तब ये सब कंडीशन अप्लाई होती है। ये जितने भी पॉइंट हमने बात किए हैं, ये सब कब अप्लाई होता है? जब ऑब्जेक्ट रिजिड है तब उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, तब ये सब कंडीशन आएगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट रिजिड नहीं है, इट इज नॉट रिजिड, दैट टाइम व्हाट विल हैपन, क्या होगा? तब उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा। अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई, मतलब एग्जाम्पल बेसन का लड्डू, उसके ऊपर ज़्यादा ही फोर्स अप्लाई कर दिया। चलो रबर बैंड, बेसन के लड्डू से मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों के, तो रबर बैंड ले लेते हैं हम लोग। चलो, नहीं पसंद आप लोग को, ठीक है, मुझे तो पसंद है, ठीक है। रबर बैंड का एग्जांपल, या डो, आटा, इट इज़ नॉट रिजिड। जो हम घर में रोटी बनाने के लिए मम्मी आटा बनाती है, उसको अगर आप ज़्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग? समझ में? तो इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिजिड, तो यहाँ पर एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5th पॉइंट। इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट रिजिड, तब क्या होगा? तब फोर्स क्या करेगा? फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ, शेप एंड साइज बोल सकते हैं, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप चेंज होगा तो साइज भी चेंज हो ही जाएगा ना उसका, ठीक है। इट्स ओके, शेप एंड साइज बोथ इट विल चेंज, मतलब साइज भी, मतलब एग्जांपल बलून का एग्जांपल, उसको प्रेस करेंगे ज़्यादा, या फुटबॉल है, फुटबॉल को भी ज़्यादा ऐसे मतलब दबा के रख सकते हैं हम लोग। अगर उसमें थोड़ा कम एयर हो, एकदम टाइट रहेगा तो नहीं कर सकते। खेला होगा अपने फुटबॉल से, तो उसको अगर हम ज़्यादा ही प्रेशराइज करते हैं तो उसका शेप थोड़ा ओवल टाइप हो जाता है। तो इस तरीके से अगर नॉन रिजिड है तो, पर लेदर बॉल को कर सकते हैं, तो लेदर बॉल को ऐसे दबा के उसको ओवल बना सकते हैं। ओवल बन जाएगा तो फिर पीटी टीचर तो आपको ओवल बना देगा, है ना। अगर आपने क्रिकेट बॉल को ओवल बना दिया तो फिर पीटी टीचर तो आपको ही ओवल बना देंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा फोर्स का मतलब, कि फोर्स का मतलब होता है एक पुश और पुल, या फिर ऐसी कोई तो भी फेनोमेनन। फोर्स इज इमेजिनरी, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था फिजिक्स इज फुल ऑफ इमेजिनेशन। तो फोर्स एक इमेजिनेशन है जिसके वजह से कोई भी चीज़ अपनी जगह से हिल सकती है ना। अगर मैं इस पेन को अपनी जगह, इस जगह से हिला रहा हूँ तो फोर्स ने हिलाया, कहीं लिखा नहीं है फोर्स ने हिलाया, लेकिन हम बोलते हैं कि फोर्स इसको हिला रहा है। बात समझ में आई? क्लियर है? और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी समझ में आ गए। अब चलते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस। हमारे पास 2 टाइप के फोर्सेस है, ठीक है। तो देयर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस? सो जैसे कि हमने यूनिट्स को डिफाइन किया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, डिराइव्ड यूनिट्स एंड फर्स्ट इज फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड वन इज डिराइव्ड। तो वैसे ही फोर्सेस भी होंगे कि देयर इन नेचर, जो भी नेचर में कुछ नेचुरल फोर्सेस है, मतलब वो अपने आप प्रेजेंट है, बाय इट्स देयर ओन। उनको हम नहीं प्रेजेंट, हम नहीं लाते उनको, मतलब उनका एग्जिस्टेंस अपने आप ही प्रेजेंट होता है, वो नेचर में ही होते हैं। तो दे आर फंडामेंटल फोर्सेस। उनको क्या बोल देंगे हम? फर्स्ट इज फंडामेंटल फोर्सेस। एंड मतलब फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होगा? द फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बाय देयर ओन और बाय नेचुरल, नेचर की वजह से वो प्रेजेंट है, हमने उसको नहीं लाया है। बात समझ में? एंड सेकेंड आर डिराइव्ड फोर्सेस।
तो ये जो डिराइव्ड फोर्सेस रहेंगे, दिस डिराइव्ड फोर्सेस आर डिराइव्ड ड्यू टू फंडामेंटल फोर्सेस, आइदर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल फोर्सेस, या फिर जो लिविंग क्रिएचर्स हैं हम लोग, ह्यूमन बींग्स एंड ऑल, वो उसको डिराइव करते हैं। मतलब हम जो फोर्सेस क्रिएट करेंगे, जैसे मस्कुलर फोर्स है, चलो हम इसके एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं कि फंडामेंटल फोर्स के क्या होंगे। फंडामेंटल फोर्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलो फंडामेंटल फोर्स, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्स है। तो इनके बारे में मैं आगे बताता हूँ, बस डिराइव्ड यूनिट के बारे में पहले बता देता हूँ कि डिराइव्ड फोर्सेस, ठीक है। सी हम तो ये भी पढ़ने वाले हैं, आने वाले चैप्टर्स में हम फंडामेंटल फोर्स भी पढ़ने वाले हैं, डिराइव्ड फोर्सेस भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम फंडामेंटल फोर्सेस की थोड़े से एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन डिराइव्ड का बस एग्जांपल समझ लो कि फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। अभी जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये क्यों अराइज होता है? ड्यू टू द मोशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। अगर 2 ऑब्जेक्ट मोशन में है, सपोज आप हाथ रब कर रहे हो, तो इसमें एक हाथ दूसरे हाथ पे रब हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स डिराइव, अपने आप फ्रिक्शन फोर्स कभी डिराइव नहीं होगा। बात समझ में आई? सेकेंड, मस्कुलर फोर्स। अब ये मस्कुलर फोर्स कौन डिराइव करता है? जैसे ह्यूमन बींग्स, हम लोग कोई काम कर रहे हैं तो दैट इज अ मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स नेचर नहीं कर रहे हैं, नेचर ने हमको बनाया और हम लोग वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम कोई सामान उठा रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें मस्कुलर फोर्स आएगा। समझ में आ गया? दे आर द डिराइव्ड। एंड फंडामेंटल में 4 आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले आप इसको क्या करोगे, इसको आप नोट करोगे, एंड नोट करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। तो याद रखना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना है। ओके, सो फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 नेचुरल एंड फंडामेंटल फोर्सेस, मतलब 4 फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि नेचुरल है और फंडामेंटल है। याद रखना कि नेचर से होते हैं, उन्हें हम नहीं ला सकते, वो अपने आप ही प्रेजेंट है। हम उससे ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या बना सकते हैं। मतलब बनाना मतलब नेचर ने ही बना के दिया है, तो हमें बनाना नहीं पड़ता उन्हें, वी डोंट हैव टू क्रिएट, तो पहले से ही बने हुए नेचुरल है। तो चलो एक एक करके बात करते हैं। तो सब मैं चारों लिख लेता हूँ। पहला, फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देन हमारे पास थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब न्यूक्लियर फोर्स के 2 टाइप है हमारे पास में। न्यूक्लियर फोर्स के 2 टाइप है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। इनको नाइंसाफ़ी नहीं करते, इनको भी लाइन दे देते हैं। सबको लाइन दिया है, पहले 2 को, ग्रेविटेशन को नहीं दिया, ओके, ग्रेविटेशन को भी दे देते हैं। चलो सबके साथ इंसाफी हो गई। ओके, सो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो चलो एक एक करके हम इन सब के बारे में समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम तो सुना ही होगा, क्या रोहन क्या बोलता रहता है उसका नाम? रोहन रहता है ना, नाम तो सुना ही होगा। डायलॉग में सुना आपने ये वाला? नहीं सुना कभी? शाहरुख खान का फेमस डायलॉग है, और इसमें ठीक है जान दो। इट्स ग्रेविटेशन, नाम तो सुना ही आप लोगों ने। तो व्हाट इज ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ग्रेविटेशन हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। चलो हम कंपैरिजन भी कर लेंगे। इट इज ऑलवेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें रिपल्शन नहीं होता, इसमें कोई भी रिपल्शन नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। बात समझ में आई क्या? अगेन ये किसकी वजह से अराइज होता है? मतलब ग्रेविटेशन फोर्स बनता किसकी वजह से? तो मासेस की वजह से, 2 ऑब्जेक्ट के मासेस की वजह से। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट जिनका कुछ मास है, जैसे ये 2 पेन, इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है, मैं और आप, ग्रेविटेशन फोर्स है हमारे बीच में, बट वो बहुत कम रहेगा क्योंकि हमारे मासेस बहुत कम है। लेकिन अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ है, सन है, तो उनके मासेस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है ना चक्कर? लगाता है कि नहीं लगाता? कि आप लगाते सन का चक्कर? Okay, so that's why it is arises due to the presence of masses present होने की वजह से होता है। Now it is universal, it is a universal मतलब this gravitation is a universal force। मतलब यूनिवर्स में आप कहीं पर भी चले जाओ, या यूनिवर्सल लॉ, आपने ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ पढ़ा है, मतलब ग्रेविटेशनल पूरे यूनिवर्स में अप्लीकेबल है। बात समझ में आ रही है? और ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, ये जो लॉज वगैरह पढ़ रहे हैं, इट इज़ क्लासिकल। तो मॉडर्न में बहुत सारा डिफरेंस है, ये सब गलत प्रूफ हो चुका है, बट हमें यही पढ़ना है वैसे का वैसा जैसा है, क्योंकि ये भी हमें बहुत कुछ चीज़ें सिखाता है, ठीक है। तो ऐसा है, ऐसा रियलिटी में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें नहीं है ऐसी जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ और ही होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि सन स्टेशनरी है,
बोलते हैं ना सन एक जगह पे रुका हुआ है, सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सन एक जगह पे रुका नहीं है, याद रखना। सन इज ऑल्सो मूविंग, सन भी मूव हो रहा है, उसके साथ साथ सारे प्लैनेट, ऐसे सन मूव हो रहा है, उसके सारे साथ साथ प्लैनेट्स मूव होते होते आगे आगे जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अलग लॉ है, उतने हम आगे तक नहीं जाने वाले, जहाँ तक हमको पता है उतने तक ही हम रहने वाले। सो यूनिवर्सल लॉ, इट इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस फोर्स, मतलब लॉन्ग रेंज। अब देखो पूरे यूनिवर्स में चलता है, तो अगर आप यहाँ से आप अगर किसी और प्लैनेट की भी बात करेंगे, सैटर्न, तो सैटर्न का ग्रेविटेशन फोर्स हम पर अप्लाई कर रहा होगा, क्योंकि वहाँ से सैटर्न हमारे पर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितने भी दूर ऑब्जेक्ट हो दुनिया में, कहीं पर भी हो, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स रहने वाला है। बस डिफरेंस क्या है कि अगर वो पास में रहेंगे तो ज़्यादा फोर्स रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, अगर दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते जाएगा। इट डिपेंड्स, मतलब इट इज़, अगर हम इसके फॉर्मूले लिखते हैं या ऐसे फॉर्मूले की तो बात यहाँ पे नहीं करना चाहिए, बट इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। और बस मैं लिखता हूँ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस m1 m2 एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपने पहले भी पढ़ा है, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इस फॉर्मूले के ऊपर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जस्ट याद रखना है ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है। पहला पॉइंट, इट इज़ अ अट्रैक्टिव फोर्स कि दो ऑब्जेक्ट पास में आएंगे, क्योंकि फोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पुश वाले पुल फोर्स या पुल वाले, मतलब एक दूसरे को धक्का देने वाले या एक दूसरे को अपने पास खींचने वाले। तो अट्रैक्टिव मतलब एक दूसरे को पास में खींचते हैं, मासेस की वजह से होता है, यूनिवर्स में होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। मतलब ये बात ध्यान में रखना, इट इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, दुनिया का ये सबसे वीक फोर्स है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसको इन सबको कंपेयर करता हूँ तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻39 में आएगी। अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूँ, इन तीनों को अगर मैं इसमें सबसे स्ट्रांग होता है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, इसकी अगर मैं वैल्यू 1 रखता हूँ, इसकी वैल्यू अगर 1 है, तो इसके साथ अगर मैं ऐसे कंपेयर करूँगा तो इसकी वैल्यू 10⁻⁻39। तो 10⁻⁻39, सोचो कि 1 डिवाइड बाय 10 0039 टाइम्स लिखना पड़ेगा, कितनी छोटी वैल्यू आएगी, या 0.38 बार 0 लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? 10⁻2 भी लिख लिया तो 0.01 होता है। 10⁻⁻39 कितनी छोटी वैल्यू होगी, आप इमेजिन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में देखो, ये फोर्स चार्जेस की वजह से होता है। तो चार्जेस दो टाइप के होते हैं, प्लस एंड माइनस। तो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। तो रिपल्सिव कब होगा, अट्रैक्टिव कब होगा? अट्रैक्टिव कब होगा? जब अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट होंगे। जब दोनों सेम चार्ज होंगे तो रिपल्सिव, या दोनों प्लस हो गए तब भी रिपल्सिव। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों चार्जेस सेम है तो रिपल्सिव, अगर दोनों चार्जेस अपोजिट है तो अट्रैक्टिव। अब इसमें दो वर्ड है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रो वर्ड जो है हमारा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जब चार्ज रेस्ट पर होता है, रुका हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब रुका हुआ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। तो व्हेन चार्जेस आर स्टेशनरी, जब चार्ज रुके हुए होते हैं तब वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो याद रखना, व्हेन चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फोर्स, तो इसमें दो फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया एक और एक हो गया मैग्नेटिक। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कब आएगा? तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जब चार्जेस फ्लो करते हैं, मतलब जब चार्ज मूव करते हैं, तब मैग्नेटिक फील्ड बनती है। याद रखना, व्हेन चार्ज मूव्स, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है या मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होने वाला है, वो क्यों क्रिएट होने वाला है? चार्जेस एट मोशन। तो चार्ज एट मोशन, अब ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर मैंने मासेस लिखा था, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली हमको समझ रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किसकी वजह से रहने वाला है? चार्जेस की वजह से रहने वाला है। देखो, ग्रेविटेशन फोर्स मासेस की वजह से है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से है? चार्जेस। एंड अगेन यूनिवर्स में भी हम इसको बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो यूनिवर्स, मतलब लगभग सब जगह अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो लॉन्ग रेंज फोर्स, इसको भी, ये भी एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। बात समझ में आ रही है? ये भी एक क्लासिफिकेशन हुआ, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज। लॉन्ग रेंज मतलब जो बहुत दूर तक अप्लीकेबल है,
लॉन्ग रेंज मतलब जो बहुत दूर तक जो फोर्स बहुत दूर तक अप्लीकेबल रहते हैं उनको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स, और जो छोटी जगह तक अप्लीकेबल होते हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्स। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या वीक न्यूक्लियर वो शॉर्ट रेंज होते हैं। अगेन इसमें भी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस होता है, याद रखना। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें भी सेम वही रूल आता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, देखो अभी अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चार्जेस। तो अगर इट इज डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अगर एक चार्ज रहेगा तो कम पावर, ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपने कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको, ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ज़्यादा लोग खींच रहे एक दूसरे को, एक आदमी एक दूसरे को खींच रहे तो कम पावर, 10-10 लोग खींच रहे तो ज़्यादा पावर, समझ में आ रहा है। वैसे ही चार्जेस का होगा। एंड डिस्टेंस अगर बढ़ा देंगे तो चार्ज कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम रखेंगे तो चार्ज ज़्यादा रहेगा। बात समझ, जैसे ग्रेविटेशन का था वैसे ही। एंड इट इज़ द, हम बोल सकते हैं वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बाद ये सेकेंड नंबर का फोर्स है। इट इज द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकता हूँ मैं इसको, सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट। एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट ही होता है ये, क्योंकि ये दोनों ही लॉन्ग रेंज रहते हैं, ये दोनों तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहने वाले, बाहर नहीं होते। तो एक्चुअल में यही सबसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर इसके साथ भी कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्गेस्ट ही आएगा। और ये सेकेंड नंबर पे आता है, इसका पावर होता है 10⁻²। इसके कंपेरिजन में ये रहता है 10⁻²। अगर ये 1 है, इफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 1, तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन इज 10⁻²। बात समझ में आई? क्लियर है इतना? कोई डिफिकल्टी? अब देखो ये ग्रेविटेशन के ऊपर भी हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ग्रेविटेशन पूरा हमें आने वाला है, कहाँ पर आएगा? 11th में आएगा। मैंने मैकेनिक्स बोला था, मैकेनिक्स आएगा 11th में, तो ग्रेविटेशन पूरा 11th में आने वाला है। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था एक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो ब्रांच है वो कहाँ पर आएगा बोला था मैंने? 12th में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में हम लोग पूरा 12th में पढ़ने वाले हैं, तो अभी हमें इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। अगेन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर के बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। वीक न्यूक्लियर इज़ वेरी स्मॉल टॉपिक, क्योंकि देखो ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं कि होता क्या है एक्चुअली उसमें, कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, अभी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये हमेशा अट्रैक्टिव रहने वाला है। याद रखो, ये भी क्या रहने वाला है? अट्रैक्टिव। इट इज़ ऑल्सो अ अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। अब आप बोलोगे अट्रैक्टिव फोर्स क्यों रहता है ये? क्योंकि इट इज अ न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियर कौन से न्यूक्लियस की बात चल रही है? बायोलॉजी वाले न्यूक्लियस की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है एटम के अंदर की न्यूक्लियस की। तो अगर आपने शायद एटम का डायग्राम बनाया होगा, तो एटम इस तरीके से होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? इस न्यूक्लियस को अगर मैं बड़ा कर दूं तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बात समझ में आ रही? तो ये जो प्रोटॉन है, इतने से जगह पे प्रोटॉन कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बोला कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बोला पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट दिस प्रोटॉन कैन एक्यूमुलेट इन अ वेरी स्मॉल स्पेस? इसका अगर हम साइज देखेंगे, न्यूक्लियस का साइज इज 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 होता है न्यूक्लियस का साइज। सोचो, एटम का होता है 10⁻⁻10, ठीक है, एटम का साइज है 10⁻⁻10, ये साइज होता है 10⁻⁻10, और ये न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो एक 0.1 मीटर मतलब 1/10 मीटर भी हमें नहीं पता होता। 7 सेंटीमीटर सोचो कितना है? 1 मिलीमीटर होता है 10⁻⁻3। 1 मिलीमीटर इज 10⁻⁻3। तो -3 1 मिलीमीटर में कितनी जगह होती है? सोचो आप स्केल में देखो कि 1 मिलीमीटर कितना छोटा होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर कितना होगा? कैन यू इमेजिन? कितना छोटा, कितनी छोटी जगह पर वो प्रोटॉन्स रहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपने एक आदमी के रहने वाली जगह में आपने 2 दुश्मन को बंद कर दिया, तो क्या होगा? क्या वो साथ में रहेंगे? नहीं रह सकते। तो यहाँ पर हमने प्रोटॉन को बंद किया, मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। किसकी वजह से हो रहा है? चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मासेस की वजह से होता है, ये चार्जेस की वजह से होता है। तो अगर न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो किसकी वजह से होगा? ये प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब प्रोटॉन्स के बीच में होगा, न्यूट्रॉन्स के बीच में होगा, एंड न्यूट्रॉन के बीच में होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन भी तो वहाँ पे प्रेजेंट है ना, न्यूट्रॉन इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो न्यूट्रॉन के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, एंड प्रोटॉन के भी बीच में। अब बोलोगे सर न्यूट्रॉन तो कोई चार्ज नहीं होता, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। याद रखना कि ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज।
इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस, मतलब चार्जेस से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव रहो नेगेटिव रहो, तो नेगेटिव तो यहाँ आता ही नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव ही आते हैं, तो इसमें चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आई? अगेन अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। क्या है ये? शॉर्ट रेंज क्यों रहेगा? क्योंकि इट इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सो वेरी शॉर्ट रेंज एंड रेंज भी लिख लेते हैं इसका हम लोग। इसका रेंज क्या रहेगा? 10⁻⁻15 मीटर। तो 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में ही ये काम करने वाला है। अगर 10⁻⁻15 के बाहर अगर प्रोटॉन आ गए तो ये पूरा टूट जाएगा, एटम पूरा टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आया इतना? दिस इज न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स अमंग ऑल नेचुरल फोर्सेस। तो नेचुरल फोर्सेस में जो जितने भी ये चारों फोर्सेस हैं, इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी वैल्यू मतलब मैं इसकी वैल्यू 1 पकड़ता हूँ। देखो अगर मैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 पकड़ता हूँ तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वैल्यू आएगी 10⁻⁻2 और ग्रेविटेशन की आएगी 10⁻⁻39। बात समझ में आ रही? तो ये 1 हुआ, अगर ये 1 है तो ये -2, ये -39। और इससे और थर्ड नंबर पे आता है, मतलब दिस इज ऑल्सो सिमिलर, मतलब इसकी और इसकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम रहेगी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। सी इट इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर फोर्स। तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने वाला है। ये भी क्या रहने वाला है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, लेकिन इसमें और भी चीजें आती है। अभी अब तक आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पढ़ा था, तो न्यूक्लियस के अंदर और भी पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रिनॉन्स, प्रोटीनॉन्स, मतलब और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, पाइमेसॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर। तो वो अभी नहीं है, आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं रहने वाला, थोड़े से पॉइंट रहेंगे। दिस वन इज़ वेरी लेस फॉर यू, आप लोगों के लिए ये बस इंट्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, बस इतना बोलेंगे कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है। बात समझो, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अट्रैक्टिव फोर्सेज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीक न्यूक्लियर फोर्स रहता कहाँ पर है, कौन से एटम में रहता है, तो वो रहता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये किस में रहता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, कि ऐसे एलिमेंट्स जो रेडियो एक्टिव है। तो हैवी मेटल्स, हैवी एटम जो बहुत बल्की, मतलब यूरेनियम है, तो ऐसे बड़े बड़े जो एटम्स हैं उसमें रेडियो एक्टिविटी रहती है। आपने शायद 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो उस रेडियो एक्टिविटी मतलब उसके न्यूक्लियस से मटेरियल बाहर निकलता है। सिर्फ रेडियो एक्टिविटी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है, उसके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलते हैं। तो न्यूक्लियस, उसके न्यूक्लियस में कुछ स्पेशल होगा, कुछ ना कुछ अलग चीज़ होगी, तो वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं। उसके अंदर क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, जिसकी वजह से अलग अलग मटेरियल बाहर निकलता है। न्यूट्रिनो बोलते हैं हम, प्रोटीनियो बोलते हैं, पाइमेसॉन बोलते हैं। तो इसके अलग अलग मटेरियल, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन छोड़ के भी और भी सब्सटेंस होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो अगर ये 1 है, ये 10⁻⁻2 है, तो इसका पावर मतलब ये रहता है सेकेंड, मतलब ये ग्रेविटेशन से थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो इट इज 10⁻⁻13। इसका रेंज रहता है 10⁻⁻13। समझ में आ रहा है इतना? 10⁻⁻13, this is 1, this is 10⁻⁻2, this is 10⁻⁻13 and this is 10⁻⁻39। बात समझ में आई? क्लियर है? ये चारों फोर्स समझ में आए? तो यहाँ पर मतलब इस फोर्सेस को हम कंप्लीट करके बस एक और पॉइंट था कि लॉन्ग रेंज फोर्स, देयर आर फोर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, लॉन्ग रेंज फोर्स एंड शॉर्ट रेंज। तो वो हमने यहीं पर ही कवर कर दिया कि ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। देखो लॉन्ग रेंज लिखा है, इट इज लॉन्ग रेंज, इट इज लॉन्ग रेंज। एंड अनदर टाइप इज शॉर्ट रेंज, जो बहुत छोटी जगह पर एक्ट करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स बोथ एक्ट एज शॉर्ट रेंज। समझ में आ गया? इतना पॉइंट क्लियर है? तो ठीक है, हम तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर खत्म होता है। आई थिंक समझ में आया होगा, ज़्यादा इसमें डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे इससे ज़्यादा। अगेन इस चैप्टर में आपको कुछ टेबुलर फॉर्म में बहुत सारा डाटा दिया हुआ है, कुछ गड़बड़ है। इट इज 10⁻⁻16, ओके, इट इज 10⁻⁻16, सॉरी। तो इट इज 10⁻⁻16 इन टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसको आप टिक कर लेंगे। ओके, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि आपकी बुक में और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इन्फॉर्मेशन मतलब कब कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी की, क्या लॉज है, तो आप इस बारे में मतलब अब देखो, वो तो हिस्ट्री का पार्ट हो गया, मेरे हिसाब से इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आपकी जनरल नॉलेज के लिए आप वो पढ़ सकते हो, याद भी कर सकते हो, बट
ना तो नीट जेडब्ल्यू में उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला है, ना ही आपके बोर्ड में कोई क्वेश्चन आने वाला है। तो मेरे हिसाब से उसे स्किप करना ही अच्छा रहेगा। अगर आप चाहते हो उसको पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, कोई डिफिकल्टी नहीं। तो हम यहाँ पर इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं, यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। तो बस जाने से पहले फिर से वही कि आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, प्लस साथ में बेल आइकन क्लिक करके नोटिफिकेशन याद रखेंगे, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल द लेक्चर्स ऑफ मतलब 8th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आपको आप भी देखो और अपने सारे फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको नोट करके ही जाएंगे, ठीक है।